लेकिन जो मेंस एग्जामिनेशन है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस को कैसे टैकल कर रहे हो। Hello, good morning aspirants. Welcome to Plutus IS again. Today we will discuss how to choose your optional subject for UPSC. As we know कि ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा एक प्रीशियस चीज़ हो जाती है एज अ एस्पिरेंट जब आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करते हो, बिकॉज वी नो दैट कि यूपीएससी मीन्स में आपके टोटल जो एग्जामिनेशंस रहते हैं वो आपके टोटल रहते हैं 9, ठीक है, जिसमें से आपके 2 होंगे क्वालिफाइंग पेपर्स, दैट इज योर हिंदी, आइदर यू विल टेक हिंदी और इंग्लिश, अदरवाइज जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज दूसरी है आप उसको भी जा सकते हो। बाकी जो आपके पेपर्स रहते हैं जीएस के वो 4 होते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 पेपर्स जो आपके रहते हैं वो ऑप्शनल के रहते हैं, ठीक है। तो एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट एवरीबॉडी नोज कि जीएस कोई भी एस्पिरेंट होगा उसके लिए जीएस वही सेम है, वही हिस्ट्री पढ़नी है, वही पॉलिटी पढ़नी है, वही जियोग्राफी है, वही साइंस एंड टेक और वही इकोनॉमी है, और सबके मोस्टली मटेरियल्स भी वही है। आप वही लक्ष्मीकांत ग्रो थ्रू करोगे, रमेश सिंह जाओगे, इसके बाद आप करंट अफेयर्स को पढ़ोगे, स्पेक्ट्रम जाओगे, राइट। तो जीएस के लिए तो मोस्टली जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं 1000 बच्चा एग्जाम दे रहा है फॉर यूपीएससी का, तो उसमें से हर एक बच्चा वही रेफर करेगा जीएस के लिए जो आप कर रहे हो एज एन एस्पिरेंट। अब यहाँ पे मेन गेम कहाँ होता है? मेन गेम होता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पे, दैट इज ऑफ 2 पेपर्स रहते हैं, और ये जो 2 पेपर्स रहते हैं ये आपके रहते हैं 500 मार्क्स के, ठीक है। जो आपके 2 पेपर्स हो गए, सबसे ज्यादा गेम चेंजिंग होते हैं यही 2 पेपर आपके, क्योंकि ऑप्शनल अगर आपने कभी गो थ्रू किया हो टोटल, तो टोटल 48 ऑप्शनल्स हैं हमारे पास, यूपीएससी ने एस्पिरेंट्स को चॉइस दिया हुआ है। इसके बाद प्लस आपका लिटरेचर हो जाता है, कुछ लिटरेचर्स भी हैं टोटल। अब इन 48 ऑप्शनल में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है जिसके आपको 2 पेपर देने हैं, और यही गेम चेंजर होता है। बहुत सारे जितने भी टॉपर्स की अगर आप देखेंगे जाके हर साल का एक ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए, तो जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है ना, उसमें जो 1000 मार्क्स की आपकी आती है जीएस, जिसमें से जो टॉप किया होता है या जो टॉप रैंकर्स होते हैं ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज उन्होंने उस 1000 में स्कोर किया होता है 475 टू अप्रॉक्स 525 ऑन एन एवरेज। तो ये मान के चलो कि आप सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 50% ही स्कोर कर सकते हो अपने जीएस एग्जामिनेशन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गेम चेंजर एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, वो आपको ऑप्शनल रहता है। ऑप्शनल में अगर आप 500 मार्क्स में से आपने 300 प्लस मार्क्स स्कोर कर लिया या फिर 70% स्कोर कर लेते हो, तो आप मान के चलो आप रेस में हो, क्योंकि प्रीलिम्स तो आपका एक रैंक नहीं लेके चलता है, प्रीलिम्स का कोई लेना देना रैंक से नहीं है, जो भी लेना देना है वो आपका मेन से है, प्लस आपका इंटरव्यू आता है। अब इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो ऑलमोस्ट हमारे हाथ में नहीं होते हैं, क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन पैनल कि आप कैसे किस पैनल पे जा रहे हो, मॉर्निंग का स्लॉट है, इवनिंग का स्लॉट है, बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेंस एग्जामिनेशन है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस को कैसे टैकल कर रहे हो, क्या उसका क्राइटेरिया रख रहे हो, क्या कंटेंट हो रहा है, उस पे सारा कुछ आपका डिफाइंड रहता है। तो या एक तरह से अगर देखा जाए तो ये मेंस के जितने भी मार्क्स है वो हमारे एंड में है। तो क्यों ना कोई एक ऐसा ऑप्शनल चूज किया जाए जो आपके इंटरेस्ट के बिहाफ पे भी हो, इसके बाद साथ ही साथ जो आपकी किसी भी सब्जेक्ट से ओवरलैप कर रहा हो। जो मेन पैरामीटर्स होते हैं एक ऑप्शनल को चूज करने के लिए, वो मैं आप डिस्कस करते हैं अब हम। देखो, एज द यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन इज इन अ डिमांडिंग वन, एवरीबॉडी नोज, ठीक है। डिमांडिंग एग्जामिनेशन है आज के टाइम पे, हर दूसरा इंसान यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, फिर वो उसका सब्सटीट्यूट को जो चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, चाहे वो आर्ट से है, ह्यूमैनिटीज से है, या फिर मेडिकल लाइन से है, वो यूपीएससी का अटेम्प्ट देता है। बहुत सारे डॉक्टर्स भी निकले हैं, और ये इंजीनियरिंग तो 40-50% का रेशियो रहा है। एंड योर चॉइस of the optional subject is the one of the most important decision for the examination। आप ये मान के चलो कि जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी या जो जीएस का पोर्शन है वो तो यूपीएससी ने डिसाइड किया हुआ है कि ये तो पेपर आपको देना ही देना है किसी भी हैंडल से। अगर आप उन मेन कोर सब्जेक्ट्स को भी सब डिवाइड करोगे ना, तो टोटल 18 सब सब्जेक्ट्स आते हैं।
फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कोर सब्जेक्ट देखोगे तो दैट इज एन हिस्ट्री, बट हिस्ट्री से ही रिलेवेंट अगर आप उसको सब डिवाइड करो तो आपका जो है वर्ल्ड हिस्ट्री आता है, फिर एंशियंट आता है, फिर मेडिवल आता है, इसके बाद जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। तो 4 तो पार्ट यही हो गए ना। अब वो आपके लिए तो टोटल हिस्ट्री में आ रहा है, बट एक्चुअली में वो 4 पार्ट आप हिस्ट्री के पढ़ रहे हो अलग से, और जिसका वेटेज यूपीएससी के जीएस पोर्शन में प्लस प्रीलिम्स में एक अलग लेके आता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जो हमारे हाथ में होता है कि हम क्या चूज कर सकते हैं उन 48 सब्जेक्ट्स में, उन लिटरेचर्स में, इसलिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। द ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 एंड पेपर 2 फॉर अप टू 500 मार्क्स इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन, सो इट इज इंपॉर्टेंट। 500 नंबर कम मत समझो आप, एक टेक्निकली तरीके से देखा जाए, एक एक नंबर से आपकी रैंक ऊपर नीचे हो जाती है, आपका कैडर बदल जाता है, यहाँ तक कि आप आईएएस से आईपीएस चले जाते हो, तो एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ तो 500 नंबर की बात हो रही है और वो टोटली आपके हाथ में है अगर आप एक अच्छा ऑप्शनल लेके चलते हो। अब सेकेंड जो पॉइंट, आपको एक अच्छे ऑप्शनल को कैरी करना है या आप सोच रहे हो कुछ लेके चलना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो सिलेबस है। देखो, ऑप्शनल कभी भी कुछ भी एज ए ना आप स्टूडेंट अगर चूज कर रहे हो ना, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपका बैकग्राउंड क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आपको लेके चलता है बैकग्राउंड का, ठीक है। आफ्टर 12th में आपकी क्या स्ट्रीम थी, आप मैथ से थे या फिर आपने बायो लिया हुआ था या फिर आप आर्ट साइड से थे, ये बहुत मैटर करता है। इसके बाद बैकग्राउंड में एक आपका ये आ जाता है, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर आप मेडिकल स्टूडेंट हो या फिर आप जो है बीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो या लॉ में जा रहे हो, इट्स टोटली अप टू योर कॉल। तो एक बैकग्राउंड आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने में बहुत हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि जो भी आप बैकग्राउंड ले रहे हो ना, जो आपने ऑप्ट किया है वो आपने आफ्टर 10th ऑप्ट कर लिया है। तो अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट तो आपके लिए मैथ्स बहुत फेमिलर है, कुछ अलग से करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। इसके बाद अगर आप बायो से जा रहे हो तो आपके लिए जियोलॉजी हो गई, बॉटनी हो गई, आप बहुत फेमिलर हो इन सारी चीजों से, इनके टीम वर्क मतलब टर्म से, तो आपको बेसिक से लेके रिक्वायरमेंट नहीं चलना चाहिए ना, रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही आप अगर लॉ हो, लॉ के स्टूडेंट हो, तो आपको लॉ के बारे में बेसिक चीजें काफी नॉलेज है। सेम एज अगर आप बीए एमए हो तो चाहे इकोनॉमिक्स हो गया, चाहे सोशियोलॉजी हो गया, एंथ्रो हो गया, अगर आप इनके स्टूडेंट्स रहे हो तो इनके जो की टर्म्स है ना बहुत बेसिक है। तो ये आपको एक अच्छा बैकग्राउंड एक आपका ऑप्शनल में अच्छा कवर अप हो सकता है। इसके बाद आप सबसे फिर देखो सिलेबस, कि उसका सिलेबस क्या है, क्योंकि यूपीएससी का जो मूल्य मंत्र होता है, हर एक एस्पिरेंट बोलेगा, हर एक टॉपर बोलेगा, इवन हर एक टीचर यही बताता है आपको कि सिलेबस को गो थ्रू करो, सिलेबस को रट डालो। सिलेबस से ही आपके क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस से ही आपका करंट अफेयर्स पता चलता है कि क्या करंट अफेयर्स आपके जीएस मेंस के लिए या फिर ऑप्शनल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिलेबस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन यूपीएससी एग्जामिनेशन आफ्टर ऑप्शनल। अब देखो, जो आपका ऑप्शनल का सिलेबस है वो ओवरलैप कहाँ कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शनल्स ऐसे हैं जो इंटरलिंक करते हैं। इवन जीएस का भी अगर मैं बात करूं, अगर आप जीएस की भी एक सीरियस एस्पिरेंट हो और जीएस की भी जब प्रिपरेशन करोगे ना, तो आप बहुत इजीली रियलाइज करोगे कि ज्योग्राफी का जो पार्ट हो गया, अगर ज्योग्राफी में आप कुछ पढ़ रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं इंटरलिंक हो जाएगा इकोनॉमिक्स के एग्रीकल्चर पार्ट से, ठीक है। कि अच्छा इसमें इस वजह से, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए अगर क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, इट्स अ पार्ट ऑफ अ ज्योग्राफी, अगर किसी चीज का मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है, अगर वो पैदावार कम हो रही है, ठीक है, मार्केट में, तो वो इकोनॉमिक से रिलेट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि पैदावार जब कम होगी तो जाहिर सी बात है वो अनाज या वो चीज मार्केट में कम मिलेगी। अब डिमांड एंड सप्लाई का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग के वो इकोनॉमिक का पार्ट बन जाएगा और वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब उसकी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, उसकी मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्लाइमेटिक चेंज की वजह से थी, बट इफेक्ट कहाँ किया? आपकी ब्रांड वैल्यू में, आपकी मार्केट वैल्यू में। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स एक इंटरलिंक हो गए। सेम ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है जब आप पढ़ते हो, तो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। अब सीएमएस फॉर एग्जांपल, अगर ग्लेशियर्स हमारे बहुत ज्यादा मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, अब उसकी वजह से एक डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन तैयार हो सकता है, या कहीं फ्लड आ जा रहा है, तो उसका मेन रीजन क्या है? सी लेवल का बढ़ना, ठीक है। अब वो सी लेवल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज है, क्योंकि ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह का मैंने आपको सब्सटीट्यूट बताया, ब्लूप्रिंट दिया कि जियोग्राफी जो है डिजास्टर मैनेजमेंट से भी इंटरलिंक कर रही है। तो सारे जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो यूपीएससी के लिए, वो कहीं ना कहीं एक सर्किल है, वो सारा कुछ इंटरलिंक करेगा एक दूसरे से। और ये इंटरलिंक करने के लिए एक ऑप्शनल भी आपको एक ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि जो ओवरलैप करे आपके जीएस से, कि अगर आप सिर्फ स्पेशली उसी को ना पढ़ो, क्योंकि जब आप
तैयारी कर रहे हो इस टाइम पे, आपके लिए बहुत कम टाइम है और चीज़ें बहुत ज़्यादा है। और यूपीएससी का एज वी नो कि कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, वो वास्ट सिलेबस है, वो कभी भी कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, वो मतलब कोई अंत नहीं है उसका, राइट। तो एक ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना है कि आप माइंड में जब भी आप ऑप्शनल चूज करो तो पहली चीज तो आप अपना बैकग्राउंड देखो, सेकेंड चीज उसका सिलेबस देखो, ठीक है, और तीसरी चीज आपको देखनी है कि उसका कितना परसेंट ओवरलैप कर रहा है आपका जीएस पोर्शन में। अंडरस्टूड। चौथा जो मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका आता है इसमें, वो आता है इंटरेस्ट। अब पहला हमने बैकग्राउंड देख लिया अपना, अब सिलेबस भी देख लिया, ठीक है, सिलेबस के बाद ये भी देख लिया कि अच्छा वो जीएस से कितना ओवरलैप कर रहा है, कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। अब चौथा और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इंटरेस्ट, कि भाई आपको पढ़ने में वो इंटरेस्ट है भी कि नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमेशा ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा चूज करना चाहिए, क्योंकि अगर पैरेलली मैं बात करती हूँ आपके लिए, ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके जीएस पोर्शन की, ठीक है, तो जीएस तो वैसे भी बोरिंग है, आपको वही हिस्ट्री पढ़नी है, वही पॉलिटी पढ़नी है, वही ज्योग्राफी पढ़नी है, ठीक है। तो ऑप्शनल कुछ ऐसा रखो ना कि जब आप इससे बोर हो जाओ पढ़ के, 2 घंटा फॉर एग्जाम्पल आपने हिस्ट्री को दिया, ठीक है, 2 से 3 घंटा आपने हिस्ट्री को दिया, अब आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, क्योंकि इससे ज्यादा एक ह्यूमन माइंड भी नहीं पढ़ सकता। तभी जब भी आपको कोई भी क्लासेस आपने नोटिस किया होगा, अगर 2 घंटे की होती है ना, तो वो टीचर आपको 1:40 से 50 मिनट ही पढ़ाता है, वो 10-15 मिनट तो हंसी मजाक या नॉर्मल माइंड रहता है, कोई इतना नहीं पढ़ सकता विद फोकस के साथ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो उसके लिए इंटरेस्ट भी है। अगर आप इससे बोर हो रहे हो, इन केस अगर आपने जीएस पोर्शन से बोर हो रहे हो, तो आप ऐसा कोई ऑप्शनल लो कि आपका इसमें इंटरेस्ट है, लाइक आप फिलॉसफी लो, आप सोशियोलॉजी चले जाओ, आप या मैथ्स अगर आपको इंटरेस्ट है करने में, तो फिर आपने मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस लगाने लगो जब आप जीएस से। और जो टेक्निकली बैकग्राउंड का इंसान होता है या स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जिनका मैथ्स है, तो वो बहुत बोर हो जाते हैं, स्टोरी पढ़ने में वो इतने कुछ खास इंटरेस्ट होते ही नहीं है, कि उनका इंटरेस्ट इतना बनता नहीं है वो स्टोरी रीडिंग करने में या चीज़ें समझने में, क्योंकि वो एक्यूरेट है, उनको कट टू कट आंसर चाहिए एज लाइक मैथ ऑप्शनल। तो आप मैथ्स के लिए जा सकते हो, आप फिजिक्स चले जाओ जहाँ न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब कुछ भी करो आप अपने इंटरेस्ट को देख के करो, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट, ऑफकोर्स जब इंटरेस्ट होगा तो पैशन तो आएगा ही आएगा, कि एक ऐसा सब्जेक्ट आप ऑप्शनल चूज करो हमेशा कि आप कभी भी उस चीज़ को लेके बोर नहीं हो सकते। अगर आप रात के 12 बजे भी जीएस पढ़ के बोर हो गए हो और आपका स्लॉट है कि अभी आपको और पढ़ना है, तो एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाओ कि जिस आप सुबह से शाम तक भी पढ़ते रहो ना, तो आप कभी बोर नहीं हो सकते। हमेशा ऐसे सब्जेक्ट को पहली प्रायोरिटी दो। अब नेक्स्ट, ये तो हमने बात कर ली फैक्टर्स की। पहला फैक्टर योर बैकग्राउंड, सेकेंड फैक्टर योर सिलेबस, थर्ड फैक्टर आपका ओवरलैपिंग, वो कितना जीएस से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और फोर्थ फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है वो आपका इंटरेस्ट है। नाउ वी हैव 2 क्वेश्चंस कि हाउ मच प्रिपरेशन टाइम डू यू हैव। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन भी आपको खुद से करना है कि आप 1 साल फॉर 1 ईयर के लिए आप सोच रहे हो, या 2 इयर्स के लिए सोच रहे हो, या 3 इयर्स के लिए सोच रहे हो, आप कौन सी प्रिपरेशन में हो और कौन सी आप लाइफ मतलब साइकिल में चल रहे हो। अगर आप 1 साल के लिए जाना चाह रहे हो इन केस, तो उस हिसाब से आपको करना है, क्योंकि जीएस लेंदी है। जीएस ऑलमोस्ट आपका 6 to 7 मंथ लेगा एट एनी ऑफ कॉस्ट, जो जीएस के एग्जाम्स होते हैं। क्यों लेगा? क्योंकि आपको सीसैट भी प्रिपरेशन करना है, आपको करंट अफेयर्स के लिए भी अपडेटेड रहना है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट पेपर जो आपका आता है एथिक्स, आपको एथिक्स भी देखनी है, प्लस आपको एसे भी देखना है। और एसे और एथिक्स ये एक 2 पिलर है यूपीएससी के, कि अगर आपने इनमें स्कोर कर लिया तो आप अच्छा स्कोर कर लग जाओगे। इसके बाद आपकी पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, ये इतने सिलेबस है ना, प्लस आपका जो है बजट हो गया, बजट आपका आएगा, आपको उसको भी गो थ्रू करना है। ये इतना कुछ है कि आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम मतलब 6 to 7 मंथ्स जाएगा, मिनिमम टू मिनिमम। मैक्सिमम तो फिर कितना भी आप ले जा सकते हो, टोटली अप टू यू। तो आप ये देखो, इतना कुछ हटाने के बाद आपके पास एक्चुअली कितना टाइम बच रहा है फॉर ऑप्शनल। क्योंकि ऑप्शनल मैंने बोला ना कि आपका जैसे बैकग्राउंड हो या फिर आपका सिलेबस हो, तो ऑप्शनल उस चीज़ पे बहुत डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ऑप्शनल आपका मैक्सिमम 5 मंथ्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ना लगना चाहिए। अंडरस्टूड। बहुत सारे ऑप्शनल्स के ऐसे सब्जेक्ट है, जब आप गो थ्रू करोगे, मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, जो 3-3.5 महीने में कवर अप हो जाते हैं। उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि दे आर हैविंग अ शॉर्ट सिलेबस।
समझे आप लोग? तो आपको ये भी एक देख के चल रहा है कि आप कितना लेके जाते हो। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको दो एक ऑप्शंस के नाम लेके चलती हूँ। एक आपका PSIR हो गया, और एक आप फॉर एक एग्जाम्पल लेते हैं हमारा सोशियो, ठीक है। अब दोनों को समझना, PSIR का सिलेबस वास्ट है, लाइक है ठीक ठाक सिलेबस है कि लग जाता है आपका 5 to 6 मंथ्स लग जाता है। लेकिन PSIR का अगर मैं ओवरलैप की बात करूं, ठीक है, तो ये आपका GS2 से डायरेक्ट ओवरलैप करता है। और इसका जो पेपर 2 है वो बहुत डायनामिक है, मतलब आपको करंट अफेयर्स के साथ अपडेटेड रहना है। बट अगर आपका बैकग्राउंड है, अगर आपका जो है इंटरेस्ट है इस चीज में, अगर ये अच्छा खासा एज आई टोल्ड यू कि GS2 से प्रॉपर ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, तो आप जा सकते हो। बट फिर वही बात आ जाती है कि प्रिपरेशन टाइम, इस ऑप्शनल को आपको एटलीस्ट 6 मंथ देना होगा, समझ गए? आपका कितना भी इंटरेस्ट क्यों ना हो, लेकिन आप इस ऑप्शनल को 6 मंथ दोगे। सेम एज अगर मैं सोशियो की बात करूं, ठीक है, सोशियो का सिलेबस कंपैरिजन टू PSIR बहुत शॉर्ट है, और ये अप्रोक्स आपका लेता है 3.5 मंथ टू 4 मंथ्स फॉर कंप्लीटिंग पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है आप पे कि आप जो सिलेबस या जो ऑप्शन ऑप्ट करने वाले हो वो आपके सारे पैरामीटर्स पर फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग एन स्टूडेंट, मैं अपना एग्जाम्पल लिख लेती हूँ, बीइंग एन एस्पिरेंट, अगर मेरा इंटरेस्ट PSIR में बन रहा है बट आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम कि मैं 6 मंथ इसको दे पाऊँ, तो ऑफकोर्स मैं कोई दूसरा ऑप्शनल देखूंगी सेकेंड अल्टरनेटिव पे। तो व्हेनेवर बीइंग एन UPSC एस्पिरेंट, आप जब भी ऑप्शनल अपना चूज करो तो कोशिश करो कि आप जो है वो देखो जो कि आपका टाइम प्रिपरेशन में भी हेल्प करे और सारे पैरामीटर्स को लेके चले। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है, डू यू हैव प्रायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द ग्रेजुएशन लेवल और PG लेवल? क्योंकि ये जितने भी ऑप्शनल है ये आपका कहीं ना कहीं इनका जो सिलेबस होता है वो ग्रेजुएशन या PG लेवल को टच कर रहा होता है, ठीक है। तो जितने भी एस्पिरेंट्स जिनको पता होता है कि हाँ मुझे UPSC करना है, तो मोस्ट ऑफ द देम वो वही ग्रेजुएशन में जनरली ऑप्ट करते हैं फॉर देयर फॉर लाइक डिग्री के लिए, ठीक है, ताकि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना है। तो ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है एट द टाइम ऑफ योर ऑप्शनल, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन तो कर रहे हैं इंजीनियरिंग में, लाइक वो इनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, जिनके लिए मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत नॉर्मल है, लेकिन स्टिल वो ह्यूमैनिटी का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करेंगे क्योंकि उनके अपने पर्सनल रीजंस है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि हिंदी इंग्लिश लिटरेचर में वो मास्टर्स कर रहे हैं, इंग्लिश या हिंदी लिटरेचर या लिटरेचर फॉर्म में, बट वो फिर भी जाएंगे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को चूज करना, या मैथ्स चूज करेंगे, केमिस्ट्री चूज करेंगे, वॉट एवर दे वॉन्ट। तो एक ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि डू यू हैव प्रायर नॉलेज फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, कि जो ऑप्शन का सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो या करने का सोच रहे हो उसका प्रायर नॉलेज आपको है ना अच्छे से। सो बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं वो मैंने आपको सारे यहाँ पे कन्वे कर दिए कि आप जब भी एक अच्छा ऑप्शनल चूज करने जाएं तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है उस इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, आपका पैशन है कि नहीं है उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। इसके बाद आपका ओवरलैप वो कौन से GS पोर्शन में कर रहा है और आपको कहाँ हेल्प मिल रही है उस चीज़ के रिगार्डिंग। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और सबसे मेन चीज़ की प्रिपरेशन में वो कितना टाइम ले रहा है आपके, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप कंसिडर करो जब भी आप अपना ऑप्शनल लो, बिकॉज ऑप्शनल बहुत बड़ा गेम चेंजर है। आप कितने भी धुरंधर क्यों ना हो इस फील्ड में या अपने सब्जेक्ट्स में, आप GS में ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 550 या 600 नंबर ही स्कोर कर सकते हो, बिकॉज मार्किंग थोड़ी टाइट होती है इन सारी चीज़ों में। और जो फॉर एग्जाम्पल अगर 1000, मैंने जैसे बताया कि 1000 बच्चा अगर मेंस लिख रहा है ना, तो वो सारा 1000 बच्चा GS देगा। तो यहाँ पे आपका कंपटीशन ज़्यादा है कंपैरिजन टू ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शनल में ये सारे बच्चे डिवाइड हो जाएंगे 48 सब्जेक्ट से। आप समझ रहे हो कि क्योंकि ऑप्शनल जरूरी नहीं है कि जो आपके बगल में पेपर दे रहा हो उसका ऑप्शनल वही हो जो आप दे रहे हो, नहीं जरूरी है। यहाँ पे डाइवर्स मतलब थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, बच्चे हट जाएंगे। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप एक अच्छा ऑप्शनल लेके जा रहे हो ना, तो वो एक आपके लिए ब्रह्मास्त्र हो जाएगा आपको रैंक दिलाने में, प्लस आपके रैंक के साथ साथ जो आप पोजीशन चाहते हो IAS PCS IFS वट एवर यू वॉन्ट उसमें कराने के लिए। क्योंकि जब PDF फॉर्म आता है ना तो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, आप समझ रहे हो। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो फॉर योर चूजिंग योर ऑप्शनल।
थैंक यू।